अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल SK एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हसरत मोहानी। क्या नाम है दोस्तों? हसरत मोहानी। जैसे कि आप स्लाइड पे चचा की फ़ोटो देख पा रहे हैं, ठीक है। कौन है? ये हसरत मोहानी है। हसरत मोहानी के बारे में अगर आपने नाम ज़्यादा नहीं सुना है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं इनकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि हसरत मोहानी कौन है, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये, हम इनके बारे में आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के आपके सिलेबस में हसरत मोहानी शामिल है। इनकी 2 गज़लें आपके निसाब में दे रखी है, इसलिए हम इनके सवान हयात के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इनकी दोनों गज़लों के बारे में जानेंगे। हसरत मोहानी कौन है दोस्तों? ये बहुत ही उम्दा गज़ल गो शायर हैं, बहुत ही उम्दा गज़ल गो शायर हैं। साथ ही एक मुजाहिद आज़ादी वो इंसान, स्वतंत्रता सेनानी की जो श्रेणियों में इंसान आता है, आपका नाम उनमें भी शामिल है। अगर आप इनको उर्दू अदब में नहीं देखते तो इतिहास में कहीं ना कहीं नाम इनका ज़रूर आपको मिल जाता। आपको याद होगा एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा देने वाले कौन थे? मैं नहीं था, ये थे, ठीक है। कौन थे? ये थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया है। आपने एक फिल्म देखी होगी पुराने ज़माने में, निकाह। क्या देखी? निकाह। आपने उसमें गाना सुना होगा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। सुना होगा, गुलाम अली साहब की आवाज़ मगर में, तो बहुत फेमस गाना रहा है वो भी। तो ये गज़ल किसने लिखी है? ये भी इन्होंने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों हसरत मोहानी के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यही थे। अंग्रेज़ों के लिए, फिरंगियों के लिए दिल में नफ़रत रखना, उनके लिए दिल में नफ़रत रखना, हमेशा उनको देश से भगा देने के लिए जो कोशिशें करने वाला इंसान है, वो है दोस्तों हसरत मोहानी। और एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, एक मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ, ये बहुत अच्छे गज़ल गो शायर भी हैं, बहुत अच्छे गज़ल गो हैं, ठीक है। तो आइए इनके बारे में सब कुछ पढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह मैं बता देता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हसरत मोहानी के बारे में। और किसी भी शायर को पढ़ने का मैंने आपको सिस्टम बताया है, याद करने का। आपको याद करना इसी तरीके से है ताकि आपको ज़िंदगी से लेकर आखिर तक की चीज़ें याद कैसे रहे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तारुफ और शख्सियत के बारे में कि हसरत मोहानी थे कौन। उसके बाद पढ़ेंगे इब्तिदाई ज़िंदगी, शुरुआत में ज़िंदगी कैसे गुजरी। बाद में पढ़ेंगे तालीम के बारे में, शिक्षा क्या प्राप्त की, किस तरह प्राप्त की। फिर बात करते हैं हालात ज़िंदगी के बारे में, अब इनकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुजरा और कहाँ पर जाकर इनका इंतकाल हुआ, किस इंतकाल हुआ। यहाँ पर टॉपिक क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। लेकिन एक इंसान ने ज़िंदगी गुजारते वक्त अगर हम आज इसको इस वीडियो में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कुछ इनकी अहम तसानीफ रही है, कुछ इनकी अहम तसानीफ रही है, कुछ इन्होंने ऐसा लिखा है, कुछ ऐसा काम किया है, इसलिए हम आज यहाँ पे इनको पढ़ पा रहे हैं। अब जब लिखा है तो उसकी खासियत क्या है, इनके कलाम की खुसूसियात क्या है, इसलिए अगला टॉपिक हमारा कलाम की खुसूसियात होगा। और लास्ट में होगा अकवाल। एक इंसान इतना बड़ा बड़ा काम किया है तो लोगों ने कुछ कहा भी होगा, बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ कहा भी होगा। इनको कहा जाता है दोस्तों इमामुल मुतगज़्ज़लीन। इमामुल मुतगज़्ज़लीन क्यों? गज़ल को नई सिमत रफ्तार देना। ये मैं आगे चलो डिटेल में टॉपिक बयान कर देता हूँ। चलिए, फालतू बातों को छोड़कर, लंबी चौड़ी बातों को छोड़कर चलते हम सीधा तारुफ और शख्सियत के बारे में। असल नाम दोस्तों इनका क्या है? सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन का नाम है। अब आप कहेंगे सर सैयद फजलुल हसन है तो हसरत मोहानी कौन है? अभी पूछेंगे हसरत मोहानी कौन है। अगर नाम ये है तो हसरत मोहानी क्यों है? तो दोस्तों हसरत इनका तखल्लुस है। हसरत इनका तखल्लुस क्या है? तखल्लुस। और ये मोहान शहर से हैं, यूपी की एक जगह है मोहान, ये मोहान से हैं, इसलिए उस मोहान की निस्बत से आप क्या है? मोहानी है। इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? अदब की जिंदगी में, उर्दू अदब में इनको हसरत मोहानी के नाम से ही मशहूर हुए हैं, उसी से आपने क्या पाई है? शोहरत पाई है। चलिए वापस आते हैं। असल नाम इनका दोस्तों सैयद फजलुल हसन, तखल्लुस इनका हसरत। क्या है? हसरत। लक़ब इनका है रईसुल अहरार और इमामुल मुतगज़्ज़लीन। इमामुल मुतगज़्ज़लीन। नई गज़ल को, जदीद गज़ल को एक नई रफ्तार देने वाला, नई सिमत देने वाला इंसान कौन था? हसरत मोहानी। और रईसुल अहरार, कौम के लिए इतने बड़े बड़े काम करना, कौम के लिए आज़ादी के लिए इतना बड़ा जज्बा रखना, ये रखने के लिए लोगों ने, अवाम ने इनको लक़ब दिया है। वो क्या है? रईसुल अहरार। वालिद का नाम है अज़हर हसन। क्या है? अज़हर हसन। वालिदा का नाम है शहर बानो बेगम। क्या नाम है? शहर बानो बेगम। दादा का नाम है सैयद महरुल हसन और नाना का नाम है नियाज हसन मोहानी, जिनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन नाम
मैंने मेंशन कर दिया है। दादा का नाम है सैयद महरुल हसन, पर दादा है सैयद मजहर हसन, और कहीं पर मजहरुल हसन भी मैंने पढ़ा है 2-3 जगह। पैदाइश के बारे में बात है दोस्तों, 1881 जिला उन्नाव के कस्बा मोहान में आपकी पैदाइश हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एनसीईआरटी ने 1880 को क्या माना है? ऑथेंटिक माना है। क्या माना है? ऑथेंटिक माना है। यानी जहां भी इनकी पैदाइश का आपको जिक्र मिलेगा, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की बुक में लिखा है 1878 से लेकर 1882 के बीच में आपकी पैदाइश हुई है, ऐसा लिखा है। एक एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, तो जहां भी देखोगे 81-82 में आपको ऑप्शन मिलेगा, हमेशा 81-82 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको 81 भी सही माननी है, 80 भी सही माननी है। एग्जाम में या तो 81 आएगा, 82, 83, 84 हो जाएगा, या 80 से पहले हो जाएगा, 80, 79, 78, 77 से चल जाएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको 80 को ही ऑथेंटिक मानना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में रेट लगानी है। हम रेट किसको देख के लगाते हैं? एनसीईआरटी को देख के लगाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग 1880 को ही क्या मानना है? सही मानना है। वफात इनकी 13 मई 1951 को लखनऊ में हुई, और ये पूरी क्या है? ऑथेंटिक है। हजरत मोहानी एक दिलदादा, साफगो और बेतकल्लुफ इंसान थे। साफगो, साफ सुथरी बात कहने वाले, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के, और बेतकल्लुफ इंसान, किसी बात में संकोच न करने वाले इंसान थे। हसरत बातों के धनी थे और उसूलों के पक्के थे, और गलत बात को पसंद नहीं करते थे। एक इंसान में अगर सबसे बड़ी खुसूसियत होनी चाहिए तो असल में यही है। और ये कहते हैं गलत बात को पसंद नहीं करते थे, जिस तरह मैं पसंद नहीं करता, जिस तरह मैं पसंद नहीं करता। कुछ इनका भी, एक इंसान में अगर सबसे बड़ी खूबी है तो यही है कि वो सही बात को सही और गलत बात को गलत माने। सही बात को गलत मानने वाला इंसान मेरी नजर में सही इंसान नहीं है, और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन समाज में, मुआशरे में सबसे ज्यादा लोग कौन चलते हैं? चापलूस, चाटुकारिता करने वाले, खुशामद करने वाले। ठीक है, लोगों की ऐसी वैल्यूएशन है, लोग ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के लोगों की हर जगह क्या होती है? मुखालफत होती है, जैसे इनकी बहुत ज्यादा रही है। देश की आजादी के लिए 3-3 बार ये क्या गए हैं? जेल भी गए हैं। हजरत मोहानी एक अजीम गजलगो शायर और मुतहर्रिक मुजाहिदीन आजादी की हैसियत से जाने जाते हैं। मुजाहिदीन आजादी, स्वतंत्रता सेनानी। छोटा सा लिख देता हूं मैं यहां पर, मुजाहिदीन आजादी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, याद रह जाए आपको इस तरह की बातें। किस तरह क्या लिख दिया आपने, हमारे तो समझ में भी नहीं आ रहा। मुतहर्रिक, एक्टिव, बहुत ज्यादा सरगर्म इंसान होने वाले, फटाफट। अहम गजल को गजल लिखने वाली। इसके बाद हशरत की शख्सियत 2 पहलू में नुमाया होती है, जाहिर होती है। एक तो शायर व अदीब थे, और दूसरा एक अहम सियासतदान थे। कौन थे? सियासतदान। सियासतदान कहते हैं दोस्तों राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। अब कुछ लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है, सर ने हिंदी क्यों लिखाई? इसलिए लिखाई दोस्तों, मुझे पता है आप सब हिंदी बेस्ड स्टूडेंट हैं, ज्यादातर मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सब क्या हैं? हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो सभी को हिंदी में ही चीज समझ में आती है। सियासतदान मतलब क्या होता है दोस्तों? राजनीतिज्ञ। अब बात करते हैं इब्तिदाई जिंदगी और खानदानी हालात। इनके खानदान के कैसा हालात रहे हैं, इब्तिदा में जिंदगी कैसे गुजरी है, आइए डिटेल से समझते हैं। बचपन से शुरुआत करते हैं। सल्तनत दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन के अहद में इनके अजदाद में एक बुजुर्ग सैयद महमूद नैशापुरी तर्क वतन करके हिंदुस्तान आए और कस्बा मोहान में रिहाइश इख्तियार की। लाइन एक ही है, सवाल 4 पद बन जाएंगे अगर बनाने के हो तो। दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान थे शमसुद्दीन, इनका दौर चल रहा था। तब इनके अजदाद में, बाप दादा परदादा में कोई शख्स थे, नाम क्या था? महमूद, सैयद महमूद। रहने के वाले कहाँ के थे? नैशापुर के। कहाँ के रहने वाले थे? नैशापुर के। और तर्क वतन, अपना वतन छोड़कर कहाँ गए थे? हिंदुस्तान आ गए थे। और हिंदुस्तान में काम आकर बच गए थे कस्बा मोहान। कस्बा मोहान जो कि जिला उन्नाव में है, और उन्नाव कहाँ है दोस्तों? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। जिला उन्नाव के इसी कस्बा मोहान में दादा मजहर हसन, वालिद अजहर हसन, और उनके बाद सैयद फजलुल हसन हसरत की पैदाइश हुई। इसी निस्बत से हसरत मोहानी कहलाई। यानी इनके अजदाद में, इनके पूर्वजों में एक सैयद महमूद जनाब थे, जो हिंदुस्तान आए थे और मोहान आकर बस गए थे। बाद में वहीं पर इनके दादा की पैदाइश हुई, मजहर साहब की, फिर वालिद अजहर साहब की, उसके बाद सैयद फजलुल हसन यानी हजरत मोहानी की पैदाइश हुई। इसी तरह इनका सिलसिला चलता रहा, और इसी वजह से आप, इस निस्बत से आप क्या कहलाए? मोहानी कहलाए। मोहान में पैदा होने वाले क्या कहलाए? मोहानी कहलाए। मोहान में बारादरी के नाम से उनका एक खानदानी मकान था, जहां उनकी पैदाइश हुई। बारादरी नाम का उनका क्या था? बड़ा मकान था, बहुत, क्योंकि बहुत वैल्यूएशन लंबे चौड़े
बहुत पुराने टाइम से ये रह रहे थे, तो बड़ा लंबा चौड़ा मकान था, बारादरी का नाम था उस मकान का, जहां पर इनकी क्या हुई, पैदाइश हुई है। वालिद सैयद अजहर हसन के कुल 7 औलादें थी। कितनी औलादें थी? वालिद साहब, किनके वालिद साहब? मोहानी के, हजरत मोहानी के वालिद साहब के 7 औलादें थी, 4 लड़के और 3 लड़कियां। एक बेटे और एक बेटी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। लड़कों में सैयद रूहुल हसन, सैयद फजलुल हसन, सैयद मुबीनुल हसन, और लड़कियों में नसीमतुन निसा और मुनीबतुन निसा जिंदा रहे। बाकी 2 बच्चों का इंतकाल हो गया था, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां आपकी रही थी। ठीक है, उसका मतलब जो सैयद फजलुल हसन जो हैं, हसरत जो हैं, वो कौन है? बीच के हैं। ये कौन है? मंझले बेटे हैं। कौन है? हसरत कौन है दोस्तों? मंझले बेटे हैं। ठीक है, ये थी इनकी इब्तिदाई जिंदगी। अब इन्होंने क्या करा? पढ़ाई की। क्या की? पढ़ाई की। पढ़ाई करने से क्या है? रिवाज के मुताबिक इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इसके बाद तालीम मियाँ जी गुलाम अली के मकतब में मुकम्मल हुई। पहले जो तालीम थी रिवाज के मुताबिक, पहले का जमाना ही था, स्कूल लाइन इतनी ज्यादा अपग्रेड नहीं थी, स्कूलिंग इतनी अपग्रेड नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल नहीं था, 4G पैकेज नहीं था, ऑनलाइन बटन दबा के SK डिवीजन का कोर्स खरीद के नहीं पढ़ते थे। उस जमाने में तालीम की शुरुआत कहाँ से होती थी? घर से ही होती थी। तो पहले घर पे इनको तालीम दी गई और घर के बाद आप कहाँ चले गए? मियाँ जी गुलाम अली के मकतब में, उनका मदरसे में आपको दाखिला दिला दिया गया। इसके बाद आगे पढ़ाई के लिए हसरत ने मोहान मिडिल स्कूल, मोहान मिडिल स्कूल से 1894 में मिडिल यानी 8वीं का इम्तिहान पूरे सूबे में, पूरे राज्य में इम्तियाजी नंबरों से पास किया था और मजीद तालीम के लिए सरकारी वजीफे के हकदार हुए। वजीफा स्कॉलरशिप, इतने ज्यादा अच्छे नंबर आए थे कि सरकार ने उनको स्कॉलरशिप दे दी। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। 8वीं के बाद क्या करा? इसके बाद 1898 में फतेहपुर हाई स्कूल से FA का इम्तिहान पास किया। ये मैंने एक जगह देखा था, ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है वैसे। हसरत ने 1899 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से इंटर्न्स यानी इंटरमीडिएट का इम्तिहान अव्वल दर्जे में खास इम्तियाज के साथ पास किया। बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर से आपने पास किया, मतलब ब्रिलियंट बचपन से ही थे। आला तालीम हासिल करने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज अलीगढ़ कॉलेज कहलाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हो गया। क्योंकि उस जमाने में जब इनका दाखिला हुआ था तब ये अलीगढ़ कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। हसरत 4 साल तक अलीगढ़ में तालिब इल्म रहे। वहीं 1903 में BA की डिग्री हासिल की। कहां से की? अलीगढ़ कॉलेज से। मजीद तालीम हासिल करने के लिए LLB लॉ की डिग्री में दाखिला लिया, लेकिन बाज वजूहात से ये तालीमी सिलसिला जारी ना रह सका, यानी LLB के पढ़े आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए। या यूं कह सकते हैं कि वकालत का पेशा उनके मिजाज के मुवाफिक ना था। उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी शेर व अदब और मुल्क और कौम की खिदमत में सर्फ करने का फैसला लिया कि बस मैं मुल्क की खिदमत के लिए बना हूं, LLB लॉ जैसे झूठे कामों के लिए मेरी जिंदगी नहीं बनी है। दूसरी बात, ये बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, बहुत ज्यादा अल्लाह वाले आदमी थे, झूठ वगैरह चीजों से, बुरी चीजों से बहुत दूर रहते थे। इसी वजह से इन्होंने इस पेशे को छोड़ना मुनासिब समझा। आपने 11 बार हज भी किया था। क्या किया था? 11 बार हज किया था। बहुत सच्चे पक्के मुसलमान थे। हसरत की वज़ाक़ता शारीरिक डील-डोल, वज़ाक़ता डील-डोल, हसरत की वज़ाक़ता एक हाथ में, हसरत की वज़ाक़ता में एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में पानदान मशमूल थी, यानी शामिल थी। इसी खास औसाफ की वजह से तलबा उनको खालाजान कहते थे। इतनी देर में एक चीज IMP मिली मुझे बहुत देर से, बच्चे क्या कहते थे उनको? खालाजान। क्या कहते थे? खालाजान, क्योंकि दाढ़ी वाली माशाल्लाह थी, हमेशा मुंह में पान भी रहता था, एक हाथ में पानदान एक हाथ में छतरी, ये लेकर हमेशा कॉलेज में वो घुमा करते थे और बच्चों को खालाजान खालाजान कहते थे। लेकिन आगे की बात सुनिए, बहुत जल्द उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि ये खालाजान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए और बहुत बड़ा अजीम मर्तबा आपने हासिल किया। ये थी दोस्तों इनकी जिंदगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी शहरी खुसूसियात के बारे में। हसरत एक कामयाब सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे शायर भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और साथ में क्या थे? अच्छे शायर भी थे। अगरचे उनकी जिंदगी मसाइब में यानी मुसीबतों में गुजरी है, लेकिन उन्होंने अपने कलाम में चंद अशार के अलावा इसका तज़किरा कभी नहीं किया। कुछ शेर ही हैं जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं बहुत मुसीबत में तकलीफों से जिंदगी गुजरी है। ज्यादातर इन पर मोमिन का असर ही पाया गया है।
12 बरस की उम्र में इन्होंने शायरी की इब्तिदा की और हसरत तखल्लुस इस्तेमाल किया। इन्होंने कब से शुरू किया है? 12 बरस। अब यहां पर भी कंफ्यूजन है, यहां पर भी मैंने कुछ किताबों में क्या पढ़ा है? 11। क्या पढ़ा है? 11 पढ़ा है। इश्क ने जब से किया हसरत मुझे, कोई भी कहता नहीं फजलुल हसन। ये इन्होंने क्या रखा? अपना हसरत रख लिया है इश्क मोहब्बत के सिलसिले में, यानी मोमिन का रंग इन पर पूरा गालिब है। शायरी में हसरत ने तस्लीम को अपना उस्ताद बनाया। तस्लीम शागिर्द थे नसीम के और नसीम मोमिन खां मोमिन के शागिर्द थे। हसरत इस सिलसिला तलमीज पर नाज करते थे। तलमीज क्या होता है? शिष्य को। इसको तलामिजा भी कहते हैं, इसको तलामिजा भी कहते हैं। तो ये इनका जो सिलसिला था इस पर बहुत नाज करते थे कि मोमिन का क्या हूं मैं? शागिर्द हूं। और मोमिन के शागिर्द क्यों हैं? क्योंकि मोमिन के शागिर्द कौन है दोस्तों? नसीम। कौन है? नसीम। और नसीम के शागिर्द कौन है दोस्तों? तस्लीम। और तस्लीम आपके क्या है? शायरी के उस्ताद हैं। हसरत का एक अहम कारनामा यह है कि उन्होंने गजल के मुर्दा जिस्म में रूह फूकी और निस्फ सदी तक, यानी आधी सदी तक सबसे बदनाम सिन्फ सुखन में ताजगी और तरन्नुम का रंग भरने का काम किया। गोया उर्दू गजल को नया लबो लहजा अंदाजे फिक्र देने वाले शायर हैं। आपको पता है एक दौर था मीर तकी मीर का, पता है आपको? एक दौर था मीर का, एक दौर था सौदा का, एक दौर था दर्द का, और गजल बहुत ज्यादा ऊपर हाईएस्ट बाम उरूज पर थी। फिर दौर आगे बढ़ता गया, फिर दौर आया गालिब का, गालिब साहब का, ज़ौक़ साहब का और नासिर साहब का, बहादुर शाह जफर का। ये दौर था मोमिन का, यहाँ भी गजल बहुत ऊपर थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त हालात बदलते गए और जमाना आया अल्ताफ हुसैन हाली का, जमाना आया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इन लोगों ने गजल को मतरूक करके, तर्क करके, इन्होंने नज्म निगारी की तरफ क्या दिया? जोर दिया। और गजल को धीरे धीरे बदनाम होने लगी कि गजल में सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें हैं, गजल इससे आगे बढ़ी नहीं है, गजल इससे आगे बढ़ी नहीं है। और लोगों ने नज्म निगारी का कैसा दौर चला, अल्लामा इकबाल और अकबर इलाहाबादी, नजीर अकबर आबादी, सभी नज्मों का एक सिलसिला रमादमा हो गया और फिर गजल को बदनाम कर दिया गया, नज्म ही चलती रही। लेकिन एक शख्स वापस आया, हसरत मोहानी। उन्होंने कहा नहीं, गजल इतनी बदनाम नहीं है, ये लोगों की कमी है कि इश्क मोहब्बत में शामिल करते हैं, गजल में और भी चीजों को लिखा जा सकता है। हालांकि आपको पता है कि मोमिन खां मोमिन का जो रंग है वो सिर्फ इश्क मोहब्बत से बाहर कुछ नहीं है, इश्क मोहब्बत से बाहर कुछ नहीं है। और आपने जो लिखा है वो भी गजल के मोमिन का ही रंग आपके अंदर पूरा नजर आता है। आपने गजल को वापस उठाया, आपने गजल से सिन्फ को वापस उठाया और दोबारा गजल लिखना शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि बदनाम सिन्फ को दोबारा रूह फूकने का काम किसने किया है? हजरत मोहानी ने किया है। इसीलिए आपको इमामुल मुतगज़्ज़लिन भी कहा जाता है। आपने एक शेर सुना होगा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। बहुत खूबसूरत इनकी गजल है और इसीलिए आपने वापस गजलों को शुरू किया और इश्क मोहब्बत की चीज़ों को वापस में शामिल करना शुरू किया। आपका इश्क हकीकी भी है, इश्क मजाजी भी है, वो चीज़ें मैं आपको गजल वाले टॉपिक में मेंशन कर दूंगा। बहुत से नक्कादों ने गजल की निशातो सानिया का सहरा हसरत के सर बांधा है। गजल का निशातो सानिया सेकंड अगर कोई गजल में इंसान कोई आया है तो सिवाय मोहानी के बाद कोई नहीं आया है। जदीद उर्दू गजल को सिमत और रफ्तार हसरत ने अता की है, इसीलिए उन्हें जदीद गजल का इमाम कहा जाता है। जदीद गजल का इमाम कहा जाता है। मैं नीचे लिखता हूं, हसरत के कलाम की सबसे बड़ी खूबी उनका अंदाज़ बयान है। उनके कलाम में सादगी और दिल पर असर करने वाली कैफियत नुमायां होती है। शेर दरअसल वही है हसरत, सुनते ही जो दिल में उतर जाए। अब मैं यहाँ बनाता हूं बॉक्स, आप दोनों चीजों को देखिए। एक सवाल आता है दोस्तों, गजल का इमाम, गजल का इमाम, गजल का इमाम कौन है दोस्तों? मीर। कौन है? मीर। लेकिन आता है जदीद गजल का इमाम, जदीद गजल का इमाम, गजल का इमाम कौन है दोस्तों? हसरत। कौन है? हसरत मोहानी। ठीक है। और ये सवाल आपको क्या रखना है? आईएमपी। ये सवाल कई बार अखबार में पूछा गया है। तो गजल का इमाम कौन है? मीर तकी मीर है। जदीद गजल का इमाम कौन है? हसरत मोहानी है। हसरत का कलाम जाती महसूसात और वारदात और जज्बात का आईनादार है।
जाती महसूसात, जो फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स है, भाव हैं, वो सब चीजें आपने बयान की है। लबो लहजा की सदाकत पूरे कलाम में रंगीनी और शीरीनी पैदा करती है, शीरीनी यानी मिठास पैदा करती है। उनका तसव्वुर इश्क फलसफियाना और रिवायती नहीं बल्कि हकीकी और मादी है। इश्क फलसफियाना, फलसफी वाला इश्क नहीं है, एक फिलोसफी वाला इश्क नहीं झाड़ते, बल्कि रियलिटी बयान करते हैं कि इश्क असल में किया कैसे जाता है। इनका इश्क हकीकी है और मादी है। हकीकी मादी दोनों, मादी का मतलब जिस्मानी भी हो सकता है, सॉरी दुनियावी भी हो सकता है और आखिरत वाला भी हो सकता है। इनका महबूब ख्याली नहीं है बल्कि गोश्त पोस्ट वाला इंसान ही है, यानी कि औरत है। यानी कि क्या है? औरत है, जो कि मोमिन के कलाम में भी पाया जाता है। जज्बात के इजहार में हसरत ने मतानत और संजीदगी से काम लिया है। मतानत और संजीदगी दोनों एक ही वर्ड के मुतरादिफ हैं। मतानत का मतलब होता है गंभीरता। क्या होता है? गंभीरता। बहुत फिक्र के साथ आपने चीजों को पेश किया है। इन्होंने अपने कलाम में इब्तिजाल और हवसनाकी की हवा भी नहीं लगने दी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत अल्लाह वाले आदमी थे। गजल सिर्फ एक फन था, गजल सिर्फ एक फन था जिसमें लिखने का शौक था। पर इन्होंने अगर औरत से भी मोहब्बत वाले शेर लिखे हैं तो उसमें अश्लीलता, एक ओरियानियत आपने कभी बयान नहीं की है। बिल्कुल इस चीजों को अपने आप से दूर रखा है। इब्तिजाल और इस तरह की रंगीनियों की चीजों को बहुत ज्यादा अपने कलाम से दूर रखा है। इनके कलाम में वकार, खुलूस, पाकीज़गी और इखलाक सभी कुछ है। दिलकश और हसीन तराकीब का भी इनके कलाम की खूबी है। हसीन तराकीब, दो लफ्जों को एक साथ जोड़ देना। मैं आगे इनके गजल टॉपिक को समझा दूंगा क्या टॉपिक इनका। इस कलाम में, इनके कलाम में तरन्नुम, रवानी, सौती दिलकशी पैदा हो जाती है। हसरत ने मीर, गालिब, मोमिन, मसफी और नसीम से इस्तिफादा हासिल किया है, लेकिन अपना नया अंदाज पैदा किया है। पढ़ा सबको है, गालिब, मोमिन, मीर सबको पढ़ा है, लेकिन अपना एक नया रंग आपने इस्तेमाल किया है। जैसे कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, गर्चे सामाने सहर का था ना इफ्तारी का। मैंने कहा ना, इन्होंने ज्यादा शेर बयान नहीं किए जिसमें अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानी को जाहिर किया हो। आपने ज्यादा ऐसी कोशिश नहीं की, कुछ कुछ अशार में अपनी तकलीफों को बयान किया है। जैसे बता रहे हैं कि कट गया कैद में, इनके दिन गुजर गए रमजान के भी, जहां पर ना सहरी का ना अफ्तारी का दोनों के सामान मुहैया नहीं थे। हसरत के कलाम में मोमिन के कलाम की तरह इश्क की सारी कैफियतें और हुस्न के सारे रूप नजर आते हैं, बल्कि मोमिन की तरह हसरत का इश्क भी मजाजी ही है। ज्यादातर इश्क हकीकी की बात उसमें नहीं है। हसरत के कलाम में दबिस्तान दहली की निस्बत लखनवी दबिस्तान का रंग गालिब है। ये गालिब मतलब मिर्जा गालिब नहीं है, गालिब मतलब छा जाना, छाया हुआ है। हसरत तवील सुखन गजलियात और शेरी खिदमात की वजह से इमामुल मुतगज़्ज़लीन की हैसियत रखते हैं। और ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? IMP रखना है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में हसरत मोहानी से रिलेटेड आपको किसी भी क्लास में, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हसरत मोहानी से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको अधूरी मिली है, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर क्लास आपको कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगी। काफ़ी लंबी क्लास है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्लास आपको आधी अधूरी मिलेगी। मुकम्मल क्लास देखने के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको कंटेंट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बेहतर कंटेंट के साथ शानदार वीडियो मिलेंगे, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन मिलेगा और टाइम टू टाइम मेरी गाइडलाइन भी आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। हसरत मोहानी से रिगार्डिंग कोई सवाल, कोई टॉपिक बाकी नहीं रहा है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।